हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन आज बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में और हिंदी में हमने आज एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, समास। दोस्तों, समास आपके कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम में उसमें अगर हिंदी लगती है तो समास से संबंधित प्रश्न उसमें होता ही है। आज हम समास को बहुत ही विस्तार के साथ में समास देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे किसके बारे में? समास। हम सबसे पहले बात करते हैं समास कहेंगे किसे? किसे कहेंगे समास? तो किसे कहेंगे? दो पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो समास किसे कहेंगे? दो पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। किसे कहेंगे समास? दो दो पद होंगे और उनको हम ठीक तरह से पास लाएंगे। ठीक तरह से पास लाने का मतलब क्या है कि जो दो पद है उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब वो पद अलग अलग थे उस समय कुछ अलग ही अर्थ दे रहे थे, पास में लाए कुछ अलग ही अर्थ दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। उनका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक पद है, राजा का कुमार। राजा का कुमार, ठीक है, और इसका हम सामासिक पद बनाएंगे, वो है राजकुमार। राजकुमार क्या बनेगा? राजकुमार। अब देखो दोस्तों, एक पद है राजा, एक पद है क्या? कुमार। अब ये दो पद है और हम इन दो पदों को पास लाए, और पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ये जो का है बीच में, इसका हमें क्या करना पड़ा? लोप करना पड़ा। किसका हमने लोप किया? का का लोप किया। का का लोप करने के बाद जो शब्द बना वो क्या बना? राजकुमार। तो जो अर्थ राजा का कुमार दे रहा था वो इस अर्थ कौन दे रहा है? राजकुमार भी दे रहा है। तो हमें यूं राजा का कुमार इतना नहीं बोलना पड़े, बल्कि क्या बोलना पड़े? सिर्फ राजकुमार। तो दोस्तों, हमने ये क्या किया? संक्षिप्त किया कि नहीं किया? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षिप्तीकरण, या फिर निकट लाना, या फिर क्या हो जाएगा? निकट लाना। तो राजा और कुमार। एक और चीज दोस्तों आपको याद रखनी है, तो ये अपने ना समास में आगे कहलाएगा जो पहला पद है। ये कौन सा पद है? पहला पद। तो पहला पद, या हम इसी को आगे कहेंगे पूर्व पद, या हम इसी को कहेंगे पहला पद, पूर्व पद, या हम इसी को कहेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद, पूर्व पद, पहला पद, कुछ भी कह दूं, ये इधर वाला क्या हो जाएगा? पहला पद या पूर्व पद। और ये जो पद है ये कहलाएगा उत्तर पद। क्या कहलाएगा? उत्तर पद, या फिर हम इसी को कहेंगे दूसरा पद। क्या कहेंगे हम? दूसरा पद। ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समास होगा ना वो किसमें होगा? पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य। ऐसा भी अपना प्रश्न आ सकता है, प्रथम पद और दूसरे पद के मध्य, पहले पद और दूसरे पद के मध्य में क्या होगा? समास होगा। तो ये चीज भी हमें दोस्तों याद रखनी है। तो अभी दोस्तों हमें क्या क्या याद रखना है कि एक तो समास कहेंगे किसे? तो समास किसे कहेंगे? तो समास कहेंगे दो पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया। ठीक तरह से पास लाने का मतलब क्या है कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो पद कौन से? तो दो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद या पहला पद या दूसरा पद, ये दो पद होंगे और इनको पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाएगी। एक और चीज दोस्तों कि पद किसे कहते हैं? तो पद है ना दोस्तों, जो पद, वो पद शब्द को इस कहते हैं। जो शब्द होता है, अगर हम शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। एक और चीज दोस्तों आपको यहां से याद रखनी है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, या फिर क्या है? निकट लाना, या फिर क्या है? निकट लाना। हम शब्दों को दोस्तों क्या किया? हमने संक्षिप्त तो किया, तो इसका क्या है शाब्दिक अर्थ? संक्षिप्तीकरण, या फिर क्या है? निकट लाना। एक और चीज है दोस्तों, एक और चीज क्या है? समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। कि समास विग्रह किसे कहेंगे फिर? समास विग्रह किसे कहेंगे फिर? तो दोस्तों, समास विग्रह किसे कहेंगे? तो समास विग्रह किसे कहेंगे? समास की प्रक्रिया में, समास की प्रक्रिया में
पास आए पदों को पुनः अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज हो गई। एक तो समास किससे कहेंगे, तो दो पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाएगी। और समास विग्रह किसे कहेंगे, तो समास की प्रक्रिया में जो पद पास आए उन्हीं को वापस अलग करना क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है। एक बात और आपको दोस्तों यहां से याद रखनी है कि संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, जबकि समास में दो पद या दो शब्द मिलते हैं। संधि विच्छेद किसे कहेंगे, दो वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाएगा, जबकि समास विग्रह दो पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। और चीज दोस्तों आगे याद रखने की क्या है, वो है दोस्तों कि एक बात यहां से आपको याद रखनी है कि समास का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। अभी हमने बात कर ली कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। पर एक बात और ये याद रखनी है कि समास युक्त पद सामासिक पद क्या कहलाता है, सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। समास युक्त पद सामासिक पद या फिर समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो सामासिक पद। बहुत महत्वपूर्ण चीज दोस्तों कि समास युक्त पद, हमने पूरे समास पढ़ लिए, हमें सबके समास विग्रह करना, समास करना, कौन से समास का भेद है, सब कुछ आ रहा है। और हमारा प्रश्न तो यहां से बन के आ गया कि समास युक्त पद क्या कहलाता है, तो सामासिक पद भी कहलाता है या फिर वो समस्त पद कहलाता है। ये बात भी दोस्तों आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और दोस्तों एक बात हमने क्या करी अभी, एक बात यह है कि एक बात अपनी क्या है कि यह है कि समास की प्रक्रिया किस किस में होगी, पूर्व पद, इसी को क्या कहेंगे हम, प्रथम पद, इसी को क्या कहेंगे, पहला पद व उत्तर पद। दूसरे पद को क्या कहेंगे, उत्तर पद, या क्या कहेंगे, दूसरा पद के मध्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि समास की प्रक्रिया किस किस के मध्य में होगी, तो समास की प्रक्रिया होगी अपने पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद ही क्या कहलाता है, पूर्व पद ही कहलाएगा प्रथम पद या फिर पहला पद, और दूसरा पद क्या कहलाएगा, उत्तर पद कहलाएगा। तो इन दो पदों के मध्य में समास की प्रक्रिया होती है। तो यह बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं समास के भेद। तो समास के भेद कितने हैं, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद हैं। कितने भेद है दोस्तों समास के, मुख्यतः 6 भेद है। पर आपको एक बात यहां पे नोट डाल के लिखनी है। नोट डाल के आपको क्या बात लिखनी है, बात ये लिखनी है आपको कि नोट पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में अपने समास के मुख्यतः कितने भेद है, ऐसे पूछे मुख्यतः कितने भेद है, तो मुख्यतः तो समास के कितने भेद है, 6 भेद है। लेकिन कोई हमसे ये पूछे अलग से कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद है। दोस्तों पद की प्रधानता कैसे, ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी कि पद की प्रधानता कैसे। तो हमने अभी देखा ना कि समास की प्रक्रिया या तो पहले पद प्रथम पद या फिर पूर्व पद के मध्य होगी, या फिर उत्तर पद और दूसरे पद उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य होगी। ठीक है, समास की प्रक्रिया किसके, उत्तर पद या पूर्व पद के मध्य में होगी। अब ये कैसे होगी, हम पद की प्रधानता का पता कैसे लगाएंगे, तो देखो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास शब्द है राजा का कुमार, तो दोस्तों इसमें ये जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला ही, ये क्या है, ये पूर्व पद है, ये क्या है, पूर्व पद है, और ये जो कुमार है ये क्या है, उत्तर पद है।
अब इसमें से कौन सा पद प्रधान है, तो देखो दोस्तों इसमें जो पद प्रधान होगा उसके आधार पर भी समास का भेद है। अब पद प्रधान का पता कैसे लगाएंगे, तो पद प्रधान का मतलब ये होता है कि पूरे जो पद का अर्थ है वो उसके ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि अब ये राजा का कुमार में कौन सा पद प्रधान है, राजा प्रधान है या कुमार प्रधान है, तो दोस्तों इसमें क्या प्रधान है, अगर हमें इसका पता लगाना है तो आप इसमें देखो कि जैसे कि कोई राज्य है और उसने राज्य से एक आदेश पारित हुआ कि राजकुमार को फांसी दे दी जाए, राजकुमार को फांसी दे दी जाए, तो बताओ दोस्तों इसमें अगर राजकुमार को फांसी देंगे तो राजा को फांसी देंगे या फिर राजा के जो कुमार है, कुमार का मतलब होता है बेटा, जो राजा का बेटा है उसको फांसी देंगे, तो कुमार को फांसी देंगे, राजा के बेटे को फांसी देंगे, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। तो इस आधार पर हम पद की प्रधानता की भी जानकारी ले सकते हैं। तो किसी समास में पहला पद प्रधान होगा, किसी समास में दूसरा पद प्रधान होगा, किसी समास में दोनों पद प्रधान होंगे, या किसी समास में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होगा, न तो पूर्व पद प्रधान होगा न ही उत्तर पद प्रधान होगा। इसके आधार पर समास के क्या कर रखे हैं, भेद कर रखे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद, समास के भेद बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपको याद रखना है। तो समास के अभी हमने बात करी कि ऐसे मुख्यतः तो कितने भेद है, 6 भेद है, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पे अगर हमें कोई पूछे कि समास के कितने भेद है, तो पद की प्रधानता के आधार पे दोस्तों समास के कितने भेद है, 6 भेद है। कौन कौन से हैं, तो एक है अपने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इसको ना पहले कर्मधारय नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा समास पहले लेते हो, है ना, पर मैं आपको जो क्रम बताऊंगा उस क्रम से आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से बात निकल के आएगी। अव्ययी भाव समास, फिर एक है अपने तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, फिर एक हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। एक है अपने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और एक है द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको यह क्रम क्यों बताया, यह क्रम बताने के पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है दोस्तों कि अपने जो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये जो समास है ना, इसमें अगर हम बात करें कि अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा, अव्ययी भाव समास में होगा पहला पद प्रधान, पहला पद, पहला पद पहला पद प्रधान। ठीक है दोस्तों, पहला पद प्रधान, और एक होगा पहला पद क्या होगा, अव्ययी भाव है तो अव्यय होगा। अव्यय किसे कहेंगे अभी हम बात कर लेंगे। तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान, दूसरे पद को इस दोस्तों क्या कहेंगे, दूसरे पद को इस कहेंगे हम उत्तर पद प्रधान, पद प्रधान, प्रधान का मतलब मुख्य होगा। पहले का मतलब भी क्या है दोस्तों, पूर्व पद, क्या है, पूर्व पद, पूर्व या पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, मतलब उत्तर पद भी प्रधान होगा और पूर्व पद भी प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान, पद प्रधान। और बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होगा न ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा ही उसका अर्थ निकलेगा, किसी तीसरे ही अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, न तो दूसरे पद के आधार पर उसका अर्थ आएगा न ही पहले पद के आधार पर उसका अर्थ आएगा। तो दोस्तों हमने बात करी ना कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है दोस्तों, 4 भेद है। तो ये 4 भेद, 4 भेद पद की प्रधानता के आधार पर, 4 भेद पद की प्रधानता। तो पद की प्रधानता के आधार पर ये 4 ही भेद है। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो फिर दोस्तों पद की प्रधानता के आधार पर कोई पूछ ले कि कर्मधारय और द्विगु समास कहां गए, तो कर्मधारय और द्विगु समास में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। अगर हम जैसे कि अगर हम पद की प्रधानता के आधार पर इन समास के भेद पढ़े, तो तत्पुरुष समास के अंदर ही हम कर्मधारय
और द्विगु समास को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी कर्मधारय समास में होगा क्या? तो कर्मधारय समास में होगा विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध। विशेषण विशेष्य का मतलब, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। तो इस कर्मधारय समास के अंदर 4 कंडीशन बन सकती है दोस्तों। 4 कंडीशन क्या बन सकती है? तो अपने इस कर्मधारय समास में 4 कंडीशन बनेगी। वो 4 कंडीशन क्या बनती है, हम उस 4 कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि इस कर्मधारय समास में एक तो आ सकता है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष का मतलब पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, तो भी कर्मधारय समास। अगर पहला पद विशेष है, जैसे कि अगर पहला पद विशेष है और दूसरा पद विशेषण है, दूसरा पद विशेषण है, पहला पद विशेष, दूसरा पद विशेषण कैसे होगा? जैसे पहला पद विशेषण में क्या होगा? काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो इसमें काला क्या है दोस्तों? विशेषण है, घोड़ा क्या है? विशेष है। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा, और मैंने तो यह कर दिया इसको कि घोड़ा काला, घोड़ा काला, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? काला ही है घोड़ा तो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? विशेष पहले आ गया, विशेषण बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो सकता है? कर्मधारय समास होगा। एक इसमें होता है उपमान उपमेय, उपमान उपमान उपमेय, उपमान उपमेय। उपमान का मतलब यह होता है कि जिससे तुलना की जाए वो तो कहलाता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो कहलाता है उपमेय। जैसे मैंने कहा चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है। उपमान उपमेय ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख। हमने मुख की तुलना किससे कर ली? चंद्रमा से। तो चंद्रमा के चंद्र और मुख क्या है? उपमेय है। तो इसमें चंद्र तो क्या है? उपमान है, मुख क्या है? उपमेय। तो अगर ऐसे उपमान उपमेय का संबंध आ जाए तो भी अपने कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय समास। और एक और कंडीशन इसमें बनती है, इसी को उल्टा कर दे, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। तो इसमें भी क्या? उपमेय उपमान का मतलब क्या हो गया कि मुख पहले आ गया, मुख चंद्र, और हमने कह दिया मुख चंद्र, तो भी अपने कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय समास होगा। तो उपमान मतलब हम जिससे उपमा देते हैं, हमने मुख की उपमा किससे दे दी? चंद्र से, तो चंद्र उपमान है और मुख क्या है? उपमेय है। अगर ये वाली कंडीशन, ये 4 कंडीशन बनती है तो अपने कौन सा समास हो सकता है दोस्तों? कर्मधारय समास हो सकता है। और हम बाकी विस्तार से इनके बारे में बात जब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे उस समय करने वाले हैं। और दोस्तों एक है अपने कौन सा? द्विगु समास। तो द्विगु समास के अंतर्गत क्या होगा, मैं यहां लिखने वाला हूं। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो समास कौन सा समास होता है दोस्तों? तो वो समास होगा आपके कौन सा? द्विगु समास। तो देखो दोस्तों, हम ये है ना पूरे समास है, यहीं से आपके अगर समझ में आ गया तो ये हो गई पूरे समास कि अव्ययीभाव समास। अगर आपसे कोई पूछ ले, पहला प्रश्न तो अपने यहीं से बन सकता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों किस समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होगा? अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होगा। फिर कि किस समास में उत्तर या दूसरा पद प्रधान है? तो तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान, और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान, क्योंकि तत्पुरुष समास के इस भेद है, कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं फिर आगे, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग भी मानते हैं। तो इसी आधार पे अपने 6 भेद हो रहे हैं। बाकी पद की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद है दोस्तों? 4 ही भेद है। फिर द्वंद्व समास, कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान किसमें होंगे? द्वंद्व समास में। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में। किस समास में विशेषण विशेष, विशेष विशेषण, उपमान उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध होगा? तो कर्मधारय समास में। और किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो किस समास में पहला पद संख्यावाची होगा? द्विगु समास के अंतर्गत पहला पद संख्यावाची होता है। यहीं से हम इनकी परिभाषा भी बना सकते हैं कि कोई पूछे आपसे कि अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे, तो जिस समास में पूर्व या पहला पद प्रधान हो और प्रथम पद अव्यय हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा कि जिस समास में दूसरा या उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाएंगे। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपको ये क्रम से और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और मैंने आपको दोस्तों बताया ना कि मैं आपको इस क्रम से पढ़ा रहा हूं, इस क्रम से पढ़ाने के पीछे मेरा कारण ये था। अब आप इनको यहां से आसानी से पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, अन्य पद, पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, अन्य पद, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तो आप इनको इस प्रकार से याद रख सकते हो। अब दोस्तों हम एक एक समास के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास, अब हम बात करें
यहां से कि अव्ययीभाव समास पहले तो कहेंगे किसे किसे कहेंगे, तो हम शॉर्ट में बात करें। अभी हमने बात करी, एक तो अव्ययीभाव समास में क्या कंडीशन बनेगी, पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। एक तो पहला पद क्या होगा दोस्तों, प्रधान होगा। दूसरा अव्ययीभाव समास में क्या होगा कि पहला पद अव्यय, अव्यय पहला पद क्या होगा दोस्तों, इसमें पहला पद होगा इसमें अव्यय। तो अब फिर यहां से कि अव्यय क्या होता है, पहला पद इसमें क्या है दोस्तों, अव्यय है। कि अव्यय क्या होगा, अव्यय होगा जिन शब्दों का लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय या फिर क्या कहलाते हैं, अविकारी। अव्यय को इस दोस्तों क्या कहते हैं, अविकारी कहलाएंगे। मतलब ऐसे शब्द आएंगे जिनका रूप किसके आधार पर नहीं बदलता है, लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिनका रूप नहीं बदलता है, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अच्छा अच्छी, अच्छा का अच्छी हो गया, तो ये तो रूप परिवर्तन हो गया। आप कोई से भी काल में कुछ भी आप प्रयोग करो, जिनका रूप नहीं बदलता है ना, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। एक उदाहरण है मेरे पास, मेरा अच्छा लड़का निकट बैठा है। अब देखो दोस्तों, ये एक वाक्य है। मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, यहां से अव्यय किसे कहेंगे, जिनको आता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है यहां से अव्यय। अब इन ये जो पूरे वाक्य है, इसमें कौन सा पद अव्यय है और कौन सा पद क्या है, हम इसका पता कैसे लगा। ये जो वाक्य है ना, मेरा अच्छा लड़का निकट बैठा है, ये देखो ये क्या है, पुल्लिंग का वाक्य है। किसका वाक्य है, पुल्लिंग का। अब हम इसका अगर लिंग चेंज करें तो जिन जिन में परिवर्तन होगा वो तो अव्यय नहीं है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो अव्यय है। अब मैंने अगर इसका लिंग चेंज किया, ये वाक्य किस लिंग का है, तो ये वाक्य है पुल्लिंग का है, इसका ये वाक्य पुल्लिंग का है। अब मैं इसी वाक्य को कर रहा हूं स्त्रीलिंग में, तो मेरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरी अच्छी, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की, निकट में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। मेरी अच्छी लड़की निकट बैठी हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें किस किस, और ये वाक्य किसका हो गया दोस्तों, ये वाक्य हो गया स्त्रीलिंग का। ये वाक्य किसका हो गया, स्त्रीलिंग का वाक्य हो गया। अब इसमें देखो किस किस में परिवर्तन हुआ, तो किस किस में परिवर्तन हुआ दोस्तों, तो अभी हमने देखा ना, यहाँ पे परिवर्तन हो गया किस किस में। एक तो परिवर्तन हुआ मेरा मेरी में, एक परिवर्तन हुआ अच्छा का अच्छी हो गया, लड़का का क्या हो गया, लड़की हो गया, बेटा है बेटी है, ये किसमें हो गया, क्रिया में। ये है में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये काल के हिसाब से हो जाएगा। ये वाक्य अपना किसका है, यहाँ पे है बैठा, ये अपने ये वाक्य किसका है दोस्तों, ये वाक्य वर्तमान काल का, इसको भूतकाल करते हो, बेटी थी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें मेरा मेरी, ये मेरा मेरी क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। तो सर्वनाम एक क्या है, अविकारी शब्द है, सॉरी विकारी शब्द है। ठीक है। ये अच्छा अच्छी क्या है दोस्तों, विशेषण। तो विशेषण भी एक क्या है, विकारी शब्द है। लड़का लड़की क्या है दोस्तों, संज्ञा। तो संज्ञा भी विकारी शब्द है। बेटा बेटी क्या है दोस्तों, क्रिया। तो क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है। अब ये जो निकट निकटी में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, ये अव्यय है। ये क्या है, अव्यय है। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय या फिर अविकारी कहलाते हैं। तो इसमें पहला पद अव्यय या फिर अविकारी होगा। ये भी आपको दोस्तों क्या करना है, पता रखना है। ठीक है दोस्तों। देखो आगे हम इसके बारे में और बात करें तो दोस्तों, अपने जो उपसर्ग होते हैं ना, जितने भी उपसर्ग होते हैं, वो उपसर्ग भी लगभग अधिकांश उपसर्ग अव्यय की तरफ प्रयुक्त होते हैं। किसकी तरफ प्रयोग होते हैं, अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं। उपसर्ग को प्रयोग भी किसकी तरह किया जाता है, अव्यय की तरह। तो पहला पद अव्यय होगा। तीसरा हम लिख सकते हैं पहला पद उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग, उपसर्ग। दोस्तों इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि एक तो विशेषता बताने वाले उपसर्ग वो छूटेंगे, विशेषता व नकारात्मक। क्योंकि जो विशेषता बताएंगे नकारात्मक, जो उपसर्ग विशेषता बताते हैं वो कर्मधारय में चला जाएंगे, क्योंकि विशेषण विशेष हो जाएगा। जैसे सुलेख, अच्छा है जो लेख, वो तो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि सु वहां पे क्या कर रहा है, उसकी लेख की विशेषता बताता है। तो विशेषता व नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर, उपसर्गों को छोड़कर, विशेषता बताने वाले नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर
जो भी उपसर्ग होंगे, क्योंकि नकारात्मक उपसर्ग में भी आगे नद्य तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, हम एक समास पढ़ेंगे, अकारण, न कारण, वो भी उसमें तत्पुरुष में चले जाएंगे। तो पहला पद अगर आपके उपसर्ग आ रहा है, वो भी विशेषता और नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर, तो भी हम वहां पे कौन सा समास कर सकते हैं, अव्ययीभाव समास कर सकते हैं। और क्या कंडीशन बन सकती है दोस्तों, तो और कंडीशन ये बन सकती है, दो संज्ञा साथ में आने पर, दो संज्ञा साथ में आने पर, क्योंकि अगर दो संज्ञाएं अगर साथ में प्रयोग करी तो भी वो अव्यय बन जाती है, तो भी वो क्या बन जाएगी, अव्यय बन जाएगी। और इसमें क्या कंडीशन बन जाता है, संपूर्ण पद अव्यय का बोध कराएगा, संपूर्ण पद अव्यय, क्योंकि अगर अव्यय उसके साथ में प्रयोग हो गया तो पूरा पद अव्यय बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, एक तो पहला पद प्रधान होगा, ये आपको याद ही रखना है, एक पहला पद अव्यय। लेकिन दोस्तों कभी कभी दूसरा पद भी अव्यय है तो भी अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि दूसरा पद अव्यय होने पे अव्ययीभाव समास कैसे होगा, क्योंकि अगर अव्यय का प्रयोग आपने किसी भी पद के साथ में कर लिया तो वो संपूर्ण पद अव्यय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो संपूर्ण पद अव्यय बन जाएगा। तो कभी कभी दूसरा पद अव्यय आएगा तो भी अव्ययीभाव समास होगा। एक पहला पद उपसर्ग, क्योंकि हम उपसर्गों का प्रयोग भी किसके हिसाब से करते हैं, अव्यय के हिसाब से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें विशेषता और नकारात्मक वाले उपसर्गों को छोड़ के वाले उपसर्ग आएंगे। और अगर दो संज्ञा का साथ में अगर आपने प्रयोग किया, जैसे मैंने लिखा घर घर, अब इसमें तो दोस्तों न तो कोई पहला पद अव्यय है, न ही इसमें पहला पद उपसर्ग है, तो फिर इसमें अव्ययीभाव समास कैसे होगा कि ये दो संज्ञा साथ में आ गई, दो संज्ञा साथ में प्रयोग, दो संज्ञा साथ में प्रयोग का मतलब संज्ञा का दो बार प्रयोग। इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, दो संज्ञा साथ में, तो आप लिख दो कि राम मोहन, ये भी तो दो संज्ञा साथ में, राम मोहन नहीं, एक ही संज्ञा दो बार आएगी, संज्ञा का दो बार प्रयोग, एक संज्ञा का दो बार प्रयोग, मतलब संज्ञा का दो बार प्रयोग, मतलब एक संज्ञा अगर दो बार आएगी ना साथ में, तो भी अपने कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। और संपूर्ण पद अव्यय होने पे भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। एक और दोस्तों आपको है ना नोट डाल के एक बात लिखनी है कि नोट, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से बचें। अगर आपको नहीं कि भाई करने से पड़ रहा है पर्यायवाची शब्द का प्रयोग तो कर ले, लेकिन अगर जब तक करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े तब तक आप उसके पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करोगे। अगर पर्यायवाची का प्रयोग करते तो भी समास विग्रह गलत माना जाता है। समास विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से बचें। कैसे, तो देखो आप कैसे, अब हम बात करने वाले हैं अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करने वाले हैं। उदाहरण, अव्ययीभाव समास के हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे कि पहला ही मैं शब्द लूं प्रत्यक्ष, ठीक है, ये एक शब्द है। देखो दोस्तों ऐसा भी अपने प्रश्न बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, किस शब्द में संधि और समास दोनों है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो प्रत्यक्ष के अंदर संधि है, हम इसके अगर टुकड़े करेंगे संधि के हिसाब से तो क्या निकलेगा, हम संधि पढ़ चुके हैं, प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस अक्ष नहीं होगा, ये बहुत बार देते हैं प्रति प्लस अक्ष दे दिया, अगर आप अक्ष करते हो तो गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा, प्रति प्लस अक्षी, क्योंकि आगे इसमें प्रति अव्यय लगा, प्रति उपसर्ग लगा, इस कारण इसके ई का लोप हो गया संधि होने के बाद में। बाकी ये क्या है, प्रति प्लस अक्षी, प्रति एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है सामने। वैसे उपसर्ग के कोई निश्चित अर्थ नहीं होते, इसीलिए उपसर्ग शब्द नहीं बल्कि शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, प्रति प्लस अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख, अक्षी का मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, मतलब आंख के सामने, क्या होगा, आंख के सामने। ठीक है, और अक्ष अगर आप करते हो तो अक्ष का मतलब तो होता है दूरी, तो दूरी के सामने नहीं है तो इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो प्रति प्लस अक्ष के अगर आप संधि विच्छेद करते हो, य से पहले आधा अक्षर है, यण संधि है, य से पहले आधा अक्षर किसमें होती है, किसमें होता है, यण संधि में होता है, तो इसमें यण संधि है। लेकिन आपको एक बात मोस्ट याद रखनी है कि इसके टुकड़े प्रति प्लस अक्ष नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, प्रति प्लस अक्षी होंगे, और अगर हम संधि करेंगे तो उसका शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष बन जाएगा। ये तो संधि की बात है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैंने लास्ट लिखा ना कि पर्यायवाची के प्रयोग से बचे, कि अगर मैं इसका समास विग्रह करूं, भाई प्रति का मतलब तो सामने आपको लिखना पड़ेगा इसका अर्थ, है ना, तो पर मैं ये कर दूं अक्षी मतलब आंख होता है, आंख के सामने, तो इसका समास विग्रह गलत है, पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अक्षी के सामने, अक्षी के सामने, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो पहला पद प्रधान, पहला पद क्या है, इसमें उपसर्ग है और उपसर्ग का प्रयोग भी किसकी तरफ हुआ है,
उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किसकी तरह हुआ है, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसकी तरह, अव्यय के जैसे यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो फिर इसमें प्रत्यक्ष में भी कौन सा समास हो जाएगा, प्रत्यक्ष में अपने समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। एक चिर परिचित यथाशक्ति, यथाशक्ति बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, यथाशक्ति। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगर आपके अव्यय जो यथा आ रहा है तो आप पीछे के अनुसार लगाओगे, क्या लगाओगे, के अनुसार लगा के उसका क्या करोगे, आप समास विग्रह करोगे। तो इस प्रकार से यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण, आ देखो उपसर्ग आ गया और ये क्या है, फिर अव्यय की तरह यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मरण तक। आमरण मतलब मरण तक। कोई कहे कि मैं आमरण अनशन करूंगा, आमरण अनशन की जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक मैं कोई भी भोजन का ग्रहण नहीं करूंगा। तो मरण तक या फिर मृत्यु तक, क्या हो जाएगा, मृत्यु तक या फिर मरण तक, आमरण। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखना कि आप ये नहीं रख सकते कि आ गया आगे पीछे हमने त लगा दिया, अब देख लो ये लिख दिया मैंने कि आ जन्म, आ जन्म। अब आप इसका समास विग्रह क्या करोगे, आगे हमने देखा ना आमरण तो मरण तक हो रहा है, तो आ जन्म का जन्म तक करते क्या, तो जन्म तक नहीं होगा, आ जन्म ब्रह्मचारी, मतलब कि जन्म से, आज जन्म में किसका अर्थ दे रहा है, अर्थ क्या दे रहा है वो, उसके आधार पर हमें उसका समास विग्रह करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जन्म से। आज जन्म का समास विग्रह क्या होगा, जन्म से। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, आज जन्म के अंदर अव्ययीभाव समास इसके अंदर भी है, आज जन्म। ठीक है दोस्तों, आगे और है यथा योग्य, यथा योग्य, यथा योग्य, यथा है ना तो क्या करेंगे, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। प्रतिपल, प्रतिपल या फिर यही आ जाए पल पल, पल पल, दो आगे ना दो संज्ञा साथ में, पल पल दो संज्ञा साथ में आगे देखो इसमें प्रति उपसर्ग है और पल पल आ गया तो भी अव्ययीभाव समास, प्रतिपल तो भी अव्ययीभाव समास, और इसका समास विग्रह क्या होगा, हर पल, हर पल। ऐसे कर दो प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिक्षण, कुछ भी कर दो आप। ठीक है, अब मैं प्रति वाले हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, प्रतिदिन तो क्या हो जाएगा इसका, हर दिन, हर दिन, या फिर आप इसका दिन दिन कर दो यहाँ पे, प्रतिदिन या फिर दिन दिन, दिन दिन। ठीक है दोस्तों, एक बात और हमारे माइंड में बचपन से बिठा दी जाती है कि अगर बीच में योजक चिन्ह आ रहा है तो वहां पे आपके कौन सा समास रटाया जाता है, आपको कि द्वंद्व समास होगा। तो योजक चिन्ह आने मात्र से दोस्तों, योजक चिन्ह आने मात्र से द्वंद्व समास नहीं होता है। आप सिर्फ ऐसे चिन्ह वगैरह देख के समास के बारे में पता नहीं लगाए, उसमें समास चेंज भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रति प्लस अक्षी, यानी अक्षी के सामने प्रति प्लस अक्षी, तो उसका समास संधि विच्छेद हो जाएगा। अपने अव्ययीभाव समास में क्या होगा, अक्षी के सामने यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण मरण तक, आ जन्म जन्म से, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, प्रतिपल या पल पल, हर पल, दिन दिन, प्रतिदिन, हर दिन। और अगर हम दोस्तों इसके उदाहरणों के बारे में बात करें तो इसके और अपने कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो और उदाहरण है अपने घर घर, घर घर क्या हो जाएगा, हर घर, हर घर, या फिर क्या होगा, घर के बाद घर, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, तो क्या होगा इसका, दिन ही दिन में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, कि वो तो रातों रात लखपति हो गया, रातों रात, रातों रात क्या होगा, रात ही रात में, रात ही रात में, रात ही रात में। आ जानू, आ जानू, देखो एक शब्द होता है ना आ जानू, ठीक है, तो आ जानू का इसका समास विग्रह का जानू तक, जानू तक। जानू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानू का मतलब होता है घुटने, क्या होता है, घुटने। एक शब्द चलता है अपने, क्या शब्द है, आ जानू बाहू, क्या है, आ जानू बाहू, आ जानू बाहू। इस शब्द का अर्थ क्या है कि जिसकी जानू है बाहों तक लंबी, मतलब जिसके हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं वो व्यक्ति कहलाता है आजानु बाहु व्यक्ति। क्या कहलाता है, आजानु बाहु। तो आजानु का समास विग्रह क्या हो जाएगा, जानू तक। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसमें आगे बात करें तो बरसक, 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 तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, सकबर। बस आपको इतना सा उसमें चेंज करना है, क्या हो जाएगा, सकबर, सकबर, बरसक, बरसक आया तो उसको सिर्फ आपको इतना सा चेंज करना है, सकबर। बर क्या है दोस्तों, तो अपने बर क्या हो जाएगा, बर क्या है, अव्यय है, ठीक है। यथेष्ट,
यथेष्ट, यथेष्ट। देखो इसमें भी संधि है वापस, इसमें यथा प्लस इष्ट गुण संधि है, यथा प्लस इष्ट। ठीक है, यथा आ रहा है तो क्या करोगे आप, के अनुसार। इष्ट का मतलब था इच्छा, तो क्या हो जाएगा इसका, इष्ट के अनुसार। इष्ट, इष्ट का मतलब क्या होता है समझने के लिए भले आप क्वेश्चन में लिख दो, इच्छा। इष्ट के अनुसार, अनुसार यथेष्ट, अनुसार, इष्ट के अनुसार, यथेष्ट, इष्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यथेष्ट, यथेच्छ, यथेच्छ, यथा प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इच्छा के अनुसार। और अब इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, देखो हमने किस किस की बात कर ली, तो हमने इसके उदाहरणों के बारे में बात करी ना, कि कौन कौन से उदाहरण हो गए अव्ययीभाव समास के। आज जन्म, जन्म से, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, प्रतिपल, पल पल, हर पल, प्रतिदिन, हर दिन, घर घर, घर घर, हर घर, दिनों दिन। ठीक है, अब मैंने आपको कभी बताया ना, कभी कभी दूसरा पद भी प्रदान हो जाए, प्रदान हो तो भी अपने कौन सा समास हो सकता है, अव्ययीभाव समास हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द है कुशलता के साथ, कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक। अब देखो इसमें अव्यय क्या है, अव्यय ये पूर्वक है, दूसरा पद अव्यय है, लेकिन ये अब ये अव्यय इसके साथ में आ गया ना, तो संपूर्ण पद अव्यय बन गया, संपूर्ण पद क्या बन गया, अव्यय बन गया। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, कुशलता के साथ, कुशलता के साथ इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये अव्ययीभाव समास में आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि एक तो इसमें होगा क्या, कि पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अव्यय या अविकारी होगा। अव्यय या अविकारी भी दोस्तों मैंने बताया कि जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन नहीं करे वो अव्यय या क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। एक इसमें पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। उपसर्ग में भी कौन सा उपसर्ग, विशेषता बताने वाले और नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर, क्योंकि विशेषता बताने वाले उपसर्गों में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, और नकारात्मक उपसर्ग में नए तत्पुरुष समास होता है। संज्ञा का दो बार प्रयोग, दो बार प्रयोग, एक ही संज्ञा साथ में दो बार आए, जैसे घर घर वगैरह है ना, घर घर, दिन दिन, रात रात, ऐसे अगर आए तो भी अपने कौन सा समास हो जाता है, अव्ययीभाव समास हो जाता है। एक संपूर्ण पद अगर अव्यय का बोध कर रहा है तो भी आपके कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अगले अपने समास के बारे में बात करें तो अगला समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। दूसरा समास है दोस्तों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में क्या बात करी हमने, एक तो है उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस समास में उत्तर पद या फिर दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे हम, तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर एक बात हमें यहाँ पे नोट डाल के लिखनी दोस्तों, क्या बात लिखनी है, बात यह है कि नोट, नोट विभक्ति चिन्हों के लोप के आधार पर, विभक्ति चिन्हों, चिन्हों के लोप, विभक्ति चिन्हों के लोप के आधार पर, विभक्ति चिन्हों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के, समास के 6 भेद माने गए, माने गए। ठीक है, तो विभक्ति चिन्हों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद है, 6 भेद है। तो देखो दोस्तों विभक्ति चिन्ह किसमें होते हैं, तो विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक में, किसमें होते हैं दोस्तों, विभक्ति चिन्ह कारक के अंदर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। और कारक कितने हैं, तो 8 है, 8 कारक है, लेकिन तत्पुरुष समास के भेद कितने, 6 ही है। तो इसमें किसको छोड़ेंगे, एक तो पहला जो कर्ता कारक है वो छूट जाएगा, और एक कौन सा छूटेगा, जो 8वें नंबर का संबोधन कारक है, संबोधन कारक। इन दोनों को क्या है, छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो भी कारक है उन सब कारकों में के कारक की जो विभक्ति है उनका लोप होता है, तो आपके कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। तो इनके अलावा अपने कारक कौन कौन से, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन से कारक है, तो कारक कर्ता तो छूट ही रहा है, कर्ता ने कर्म, कर्म
ठीक है। और इधर हम विभक्ति लिखेंगे तो इसकी विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता तो नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, कर्ता ने कर्म को करण से, या फिर क्या आएगा इसी का, के द्वारा, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से आएगा, लेकिन ये अलग के अर्थ में आएगा, अलग होने के अर्थ में, होने के अर्थ में। जबकि ये यहां जो से आएगा ना वो क्रिया के साधन को बताएगा, किसको बताएगा, क्रिया के साधन को करण में बताता है, जबकि अपादान में अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो ये अलग होने करते, और ये चाकू से फल काटा तो ये चाकू से फल काटा, काटने की क्रिया किससे हो रही है उसको बता रहा है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारे री, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, जो भी संबंध बताते हैं ऐसे और भी हो सकते हैं आपके। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पे पर ऊपर, अधिकरण कौन कौन से हो जाएंगे, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है। ये क्रिया के आधार का बोध कराएंगे, अधिकरण कारक किसका बोध कराएगा, क्रिया के आधार का बोध कराएगा। तो ये कितने तत्पुरुष समास के विभक्ति चिन्हों के लोप के आधार पर दोस्तों कितने भेद माने गए, 6 भेद माने गए। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और जिसमें जिस विभक्ति का लोप हो रहा है उसके आधार पर इनके क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी वो उदाहरण दिया ना कि राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार का हमने समास विग्रह क्या किया था, राजा का कुमार, राजकुमार इसका समस्त पद बन रहा था। अब देखो इसमें हमने क्या, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप किया, तो ये रहा देखो विभक्ति चिन्ह क्या है, का, हमने इसमें का लोप किया ना, तो इसके अंदर कौन सा समास है, तो इसके अंदर समास हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसी आधार पर इसके क्या होने वाले हैं, भेद होने वाले हैं। अब दोस्तों हम इसके और उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, और मैं उदाहरण करवाने वाला हूं मिक्स में। अब हम ये विभक्ति किसमें किस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, हम उसके आधार पर उसके तत्पुरुष समास के जो भेद है उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास एक शब्द है यज्ञशाला, यज्ञशाला। अब इसका अर्थ क्या होता है, यज्ञशाला, तो यज्ञशाला का अर्थ क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ में शाला, यज्ञ पर शाला नहीं होता ना, यज्ञ करने के लिए जो शाला घर होता है वो यज्ञशाला कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला का क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। तो अभी हमने देखा ना के लिए किसका है दोस्तों, तो के लिए किसका है, संप्रदान का, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा इसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम उसके समास के भेदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों रणभूमि, रणभूमि, अब इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, रण के लिए भूमि, रण के लिए भूमि। और इसमें भी कौन सा समास है दोस्तों, तो इसमें भी संप्रदान, क्योंकि के लिए आ रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। वन गमन, वन गमन, वन गमन, तो क्या हो जाएगा, वन को गमन, वन को गमन, वन को गमन, तो क्या हो जाएगा, को आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है इसमें, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त कर दिया दोस्तों मैंने, क्या होगा इसका, ऋण मुक्त। एक सेकंड वापस लिख देते हैं, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब देखो दोस्तों ये ऋण से मुक्त है, अब यहाँ पे से आया, तो से तो अभी हमने बात करी ना कि दो का है, से करण के लिए भी आ सकता है और अपादान के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे किससे आया भाई, वो ऋण क्या क्रिया के साधन को बता रहा है, क्या नहीं बता रहा। ऋण से मुक्त का मतलब क्या हो गया, अलग हो गया, अलग होने के अर्थ में आया, तो कौन सा तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष
समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम? बस यात्रा, बस यात्रा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, बस यात्रा, देखो इसमें क्या होगा, बस से यात्रा कर रहा है तो क्या होगा, एक तो सिंपल सा कि बस के द्वारा यात्रा, के द्वारा यात्रा। ठीक है, ये भी सही है। या फिर करो बस से यात्रा, बस से यात्रा, बस के द्वारा और से, देखो के द्वारा और से ये किसके लिए आता है? तो करण के लिए आता है। और क्रिया का साधन, यात्रा करने का साधन क्या है? बस है, तो क्रिया के साधन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष है। कौन सा समास है दोस्तों? करण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। बस यात्रा क्या हो जाएगा? बस से यात्रा। तो हमें यह देखना है कि वो किसी से अलग होने की उसमें भाव है, या फिर वो किसी के साधन को बता रहे हैं, या क्रिया के साधन को वो बता रहे हैं। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत क्या हो जाएगा इसको? ग्राम को गत, ग्राम गत का मतलब होता है गया हुआ, ग्राम को गत मतलब ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत वो है। तो कौन सा तत्पुरुष समास है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा इसमें? कर्म तत्पुरुष समास। और क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? ग्राम गत, ग्राम को गत। ठीक है, शाही चूस, शाही चूस जैसे होता है ना मक्खी चूस, शाही चूस क्या हो जाएगा? शाही को चूसने वाला, शाही को चूसने वाला, चूसने वाला, शाही को चूसने वाला वो आया है ना। तो कौन सा तत्पुरुष समास है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? कर्म तत्पुरुष समास। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? शाही, शाही को चूसने वाला। जेब कतरा, अगर हम शब्द लिखेंगे जेब कतरा, कौन सा शब्द है अपना? जेब कतरा, जेब कतरा क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो को आ रहा है ना, तो कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? कर्म तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। अब हमने किसका किया इसमें? के लिए, तो के लिए किसका? संप्रदान के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, फिर है कन्यादान, कन्यादान बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत सी किताबों में भी इसका अलग अलग दे रखा है, लेकिन इसका देखो कन्या, एक तो होता है कन्या का दान, कन्या का दान, या फिर बहुत सी बुक वाले देते हैं कि कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। अब हम इसका क्या समास विग्रह करें? जैसे कन्या का दान कि एक पिता श्रेष्ठ वर को बुलाकर अपनी लड़की को दान में दे देता है, तो वो क्या है? कन्यादान। और अपने शादी विवाहों में यही होता है कि पुरोहितों के सामने एक पिता श्रेष्ठ वर को बुला के अपनी कन्या का क्या कर देता है? दान कर देता है। तो एक पिता जो अपनी कन्या का दान करता है, तो उसमें तो क्या है? कन्या का दान, उसने पूरी अपनी कन्या को दान कर दिया, तो इस हिसाब से ये अर्थ भी इसका सही है। एक जो अपने कन्या के लिए जो भी बेट उपहार दिए जाते हैं, वो क्या है? कन्या के लिए दान। तो ये दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर दोस्तों क्या दे रखा है? कन्या का दान दे रखा है। तो हम भी दोस्तों इसमें क्या करेंगे? कन्या का दान करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ही नहीं है कन्या का दान, तो आप कन्या के लिए दान भी कर सकते हो। और अगर कन्या का दान करेंगे तो अपने कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और क्या हो जाएगा? कन्या का दान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? कन्या का दान। और कन्या का दान में भी आपके कौन सा समास हो जाएगा? तो कन्या का दान में अपने समास कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, क्या हम इसका समास विग्रह करें कन्या के लिए दान, तो अपने क्या हो जाएगा? कन्या के लिए दान करेंगे तो अपने समास विग्रह संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तारो भरी, तारो भरी, तारों भरी के तारों भरी रात, तारों भरी। अब क्या होगा इसका समास? तारों से भरी, भाई क्या है? तारों से भरी, तारों से भरी, तारों से भरी। अब देखो भरना क्रिया है और किससे भरी है? तारों से भरी है। तो एक क्रिया का क्या है? साधन है। तो फिर कौन सा है? करण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा इसमें? करण तत्पुरुष समास। जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, और एक है रेल यात्रा, रेल यात्रा। ठीक है, और ले ले दही बड़ा, दही बड़ा। ठीक है,
देखो रेलगाड़ी क्या होगा, रेल, पहली बात तो रेल बोलते किसे, रेल किसे बोलते हैं, रेल जो अपने पटरियां होती ना उसको रेल बोलते हैं। तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्योंकि रेल किसको बोलते हैं, पटरी को बोलते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, पर किसका, अधिकरण में पे पर, तो कौन सा है इसमें, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, रेल यात्रा, अब रेल पर चलने वाली यात्रा नहीं है, रेल के द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, के द्वारा यात्रा, तो से के द्वारा किसका है, तो करण तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा इसमें, करण तत्पुरुष। दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष इसमें समास हो जाएगा। फिर हम और बात करें नर बलि, नर बलि, एक होता है भूत बलि, भूत बलि, पशु बलि, पशु बलि। दोस्तों बलि का अर्थ होता है भेंट, बलि का अर्थ क्या होता है, भेंट। अब नर बलि, प्राचीन काल में ये कुप्रथा चलती थी कि कोई भी नया निर्माण कार्य कर रहे तो किसी नर की वहां पे क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। जैसे हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, उसमें राजा नामक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी बलि दी थी। तो यहाँ तो क्या है, नर की बलि, भाई कोई नर है उसकी बलि दे दी, तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, नर की बलि। भाई समास विग्रह आपको उसी हिसाब से करना है कि सामान्य में उसका क्या हो रहा है, नर की बलि, और की किसका है, संबंध काके की रारेरी, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें, संबंध तत्पुरुष समास, कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब भूत बलि, भूत बलि, भूत की बलि, तो भूत की बलि तो क्या हो जाएगा, भूत को बुला के उसकी बलि दे दी, नहीं, तो भूत की बलि नहीं, भूत के लिए बलि, हम किसी और की बलि दे देते हैं भूत के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भूत की बलि, भूत की बलि नहीं, भूत की बलि नहीं दे सकते, भूत खा जाएगा हमें, भूत के लिए बलि, क्या होगा, भूत के लिए बलि, भूत के लिए। अब इसमें क्या है, किस कौन सी विभक्ति चिन्ह आया, के लिए, तो के लिए तो कौन सा तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, भूत बलि। पशु बलि, इसमें भी क्या हो जाएगा, पशु की बलि, पशु की बलि, पशु की बलि, तो फिर कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, कौन सा हो जाएगा इसमें, संबंध तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और अगर हम इसमें उदाहरणों के बारे में दोस्तों बात करें तो और अपने कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो देखो और उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। मोहांध, मोहांध, मोह का मतलब भी प्रेम होता है, प्रेमांत करेंगे तो, है ना। जन्मांध, जन्मांध, रोजगारोन्मुख, 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 ठीक है। मोहांध, अब देखो क्या होगा, मोहांध, मोह प्लस अंध, अंधा, ठीक है, तो मोह में अंधा, मोह में अंधा या फिर मोह के द्वारा अंधा। भाई कोई बच्चा होता है और कोई व्यक्ति होता है, उसका बच्चा कोई गलती कर देता है, पड़ोसी का बच्चा और उसके बच्चे के मध्य में लड़ाई होगी, और वो आके, उसको पता है कि गलती मेरे बच्चे की है, फिर भी वो डांटेगा पड़ोसी के बच्चे को, तो उसको अपने बच्चे की गलती क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि वह मोहांध है, वो उस मोह में अंधा है, वो अपने बच्चे से प्रेम करता है, इस कारण वो अपने बच्चे की गलती को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो वो क्या है, मोह में अंधा या फिर मोह के द्वारा अंधा, वो मोह के द्वारा अंधा है, क्योंकि वो मोह से अंधा हो चुका है, तो क्या होगा, मोह के द्वारा अंधा, मोह के द्वारा अंधा, मोह के द्वारा अंधा, ठीक है। और के द्वारा किसके लिए आता है, से के द्वारा करण, कौन सा तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास, और मोह के द्वारा अंधा। जन्मांध, अब देखो यहां पे क्या होगा, जन्मांध, जन्म से अंधा, वो जन्म के कारण अंधा नहीं हुआ, जन्म से अंधा है, तो उसको दिखना बंद हो गया, वो शुरू से ही क्या हो गया, देखने से अलग हो गया, तो जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, और अलग होने के बोध हो रहे हैं इसमें, तो फिर जन्म से अंधा कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास,
अपादान तत्पुरुष समास। रोजगारोन्मुख, रोजगारोन्मुख मतलब रोजगार को उन्मुख, क्या हो जाएगा इसका? रोजगार को उन्मुख, रोजगार को उन्मुख, उन्मुख का मतलब उसको लेने के प्रयास करना। को आ गया तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, तो फिर क्या है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रोजगार को उन्मुख। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में, कैसे हम सभी समासों के बारे में हम मिक्स में बात कर रहे हैं। और मिक्स में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अलग अलग इनको करेंगे तो हम अच्छे तरीके से इनको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो और उदाहरण है अपने राह खर्च, राह खर्च जैसे क्या है कि राह खर्च, जैसे जेब खर्च, जेब खर्च, जेब खर्च, राह खर्च, क्या हो जाएगा समास विग्रह? राह के लिए खर्च। भाई आपके घर वाले देते हैं ना कि अब रास्ते में कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो रास्ते के लिए, तो राह के लिए खर्च, कि तू इसको क्या कर देना? राह में खत्म कर देना, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। कौन सा हो जाएगा के लिए? तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। जेब खर्च, तो अब जेब खर्च क्या हो जाएगा इसका? जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च होगा क्या? वो खर्च जेब के लिए क्या कर रहा है क्या? नहीं, जेब से खर्च, क्या होगा? जेब से खर्च, जेब से खर्च। वो खर्च किससे कर रहा है? जेब से कर रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा। तो फिर क्या है अपने? करण तत्पुरुष। भाई खर्चा करने का साधन क्या है? जेब है ना, तो क्रिया के साधन को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और अपने समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? जेब से खर्च हो जाएगा। बाढ़ राहत, बाढ़ राहत, बाढ़ राहत, सेवा निवृत्त, सेवा निवृत्त। देखो बाढ़ राहत का क्या हो जाएगा? बाढ़ से राहत, बाढ़ से राहत, बाढ़ से राहत, तो क्या हो गया? राहत मिल गई, वो भी किससे मिल गई? बाढ़ से मिल गई। तो देखो बाढ़ से वो क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ठीक है। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त, निवृत्त का मतलब फ्री हो गया, वो सेवाएं उसकी समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, इसका मतलब अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि उसकी सेवाएं क्या होगी? समाप्त, उसकी सेवाएं हो चुकी हैं, तो फिर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप बीती, आप बीती क्या हो जाएगा? आप पर बीती, आपका मतलब होता है खुद, आप पर बीती, तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी आज अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में, और सभी समास के हमने शॉर्ट में परिभाषा के बारे में भी हमने बात करी कि शॉर्ट में आप उनकी क्या परिभाषा वगैरह ये बना सकते हो, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। फिर हमने अव्ययीभाव समास के बारे में बात करी, और अव्ययीभाव समास के बारे में बात करने के बाद में क्या क्या कंडीशन अव्ययीभाव समास में बन सकती है। फिर हमने अव्ययीभाव समास के उदाहरणों के बारे में बात करी। फिर उसके बाद में हमने बात करी अपने किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में। फिर हमने तत्पुरुष समास के विभिन्न जो भेद है उसके बारे में, और उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो अपने उदाहरण वगैरह है हमने उनके बारे में बात करी। तो दोस्तों ये हमने बात करी आज अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में बात करी। हम अपनी अगली क्लास में जो अपने बाकी के समास बचे हुए उनके बारे में हम और बात करने वाले। तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।